हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ज्ञान विज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत जीवों का विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। जीवों का विकास को समझने से पहले हम इसके कुछ इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जीवों के बारे में हम जानते हैं, कुछ जीवों के बारे में हमने सुना है और कुछ जीव जो है विलुप्त हो चुके हैं, जिसके बारे में प्रमाण हमें उनके अवशेषों या जीवाश्मों के माध्यम से मिलता है। इनमें से एक जंतु है डायनासोर। डायनासोर के अवशेष भारत में हमें जबलपुर के लमेटा घाटी और नर्मदा घाटी के विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी पर 2000 लाख वर्ष से 600 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे, जिनमें से कुछ डायनासोर जो है शाकाहारी तो होते थे और कुछ जो डायनासोर हैं मांसाहारी होते थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलने वाले, कुछ डायनासोर 4 पैरों पर चलने वाले और कुछ डायनासोर जो हैं उड़ने वाले होते थे। डायनासोर के युग के पौधे आज भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, फर्न, मास, साइकस, गिंको। गिंको एक ऐसा पौधा है जो हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट के पश्चात उगने वाला यह पहला सजीव था। तो देखते हैं कि ये जीवाश्म वास्तव में होता क्या है। जीवाश्म जो है पुराने समय के मृत जीवों के अवशेष या मृदा या चट्टानों में अंकित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन सर्वप्रथम लियोनार्डो दा विंसी नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके लिए उन्हें जीवाश्म विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और जीवाश्म के अध्ययन के शाखा को हम जीवाश्मिकी या पैलिएंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जीवाश्मिकी या फिर पैलियोएंथोलॉजी के शाखा का गठन जॉर्ज क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 में किया था। जीवाश्मिकी या पैलिएंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के विकासी क्रम का अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें जीवों के विकास के एक निरंतर क्रम का पता चलता है। देखते हैं कि अब यह जीवाश्म कैसे बनते हैं। जीव जो होते हैं मरने के पश्चात रेत या मिट्टी या फिर चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन मृत जीवों के शरीर में उपस्थित खनिज पदार्थों में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप या तो वो कड़ा होकर एक ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं या फिर उन जीवों के जो चिन्ह होते हैं मिट्टी पर बन जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अश्मीभवन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से जब हम उन मृत जीवों के अवशेषों जो कि चट्टानों पर चिन्ह के रूप में अंकित होते हैं उनको खोदते हैं, तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म बनने की इस प्रक्रिया को हम अश्मीभवन या पेट्रिफिकेशन कहते हैं। देखते हैं अब हम जीवाश्म की आयु की गणना किस प्रकार से करते हैं। जीवाश्म जिस चट्टान पर होती है उस चट्टान की आयु को ज्ञात करके हम उस जीव के पृथ्वी पर उपस्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीव जो है कितने साल पहले इस पृथ्वी पर रहता था, जिसके लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। उसमें से एक विधि है यूरेनियम लेड विधि। यूरेनियम जो है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो उस जीव के जीवाश्म में पाया जाता है। यूरेनियम जो है धीरे धीरे ये अपना रेडियो एक्टिव गुण को जो है इसका कम होते जाता है, अर्थात यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव गुण होता है
45 खरब वर्ष के बाद आधी हो जाते हैं। कितनी हो जाती है? आधा हो जाता है। और यह अपने समस्थानिक यौगिकों जैसे लेड, कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन में परिवर्तित हो जाता है। मान के चलो हमें कोई जीव का जीवाश्म प्राप्त होता है, तो हम उस जीवाश्म में उपस्थित कुल यूरेनियम की मात्रा और उस जीव में उपस्थित कुल लेड की मात्रा की गणना करके हम उस जीवाश्म के वास्तविक आयु का पता लगाते हैं। उसमें से एक और विधि है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन विधि। रेडियो एक्टिव कार्बन विधि, इसमें जो होता है C14 कार्बन 14 एक जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यह भी धीरे धीरे जो है अपना रेडियो एक्टिव गुण, मतलब इसकी भी रेडियो एक्टिव जो गुण होता है ये धीरे धीरे कम होते जाता है। जो कार्बन जो 14 होता है इसका रेडियो एक्टिव गुण 5568 वर्ष में आधी हो जाती है। और यह भी जो होता है यह नाइट्रोजन, रुबिडियम और स्ट्रांसियम में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमें कोई जीवाश्म प्राप्त होता है तो उस जीवाश्म में उपस्थित कार्बन की मात्रा का पता लगाकर हम उस जीवाश्म की वास्तविक आयु का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। इस रेडियो एक्टिव कार्बन विधि को हम कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? कार्बन डेटिंग। इनमें दोनों विधियों में से सबसे अधिक प्रचलित विधि है हमारा कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो एक्टिव कार्बन विधि। इसी के माध्यम से हम अधिकांश जीवाश्मों के वास्तविक आयु का पता लगाते हैं, जिससे हमको यह पता चलता है कि वो इस प्रकार के जीव कौन से समय में इस पृथ्वी पर जीवित रहे थे या जीवित रहते थे। इसके पश्चात देखते हैं जीवों का विकास अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन। प्रारंभ में जो है पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीव उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो है रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सबसे पहले एक किस प्रकार के जीव बने? सरल जीव बना। यह सरल जीव जो है वातावरण के परिवर्तनों के फलस्वरूप इसमें बहुत सारे अनुकूलताएं, विभिन्नताएं विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप जो है ये जटिल जीव में परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार से सरल जीव से जटिल जीव के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विकास या जैव विकास के नाम से जानते हैं। जो है विकास या जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीव लंबे समय के पश्चात जटिल जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन जो होता है पर्यावरण में परिवर्तन के कारण होता है। और जो यह विकास होता है यह एक निरंतर अर्थात एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमे गति से होता है, धीरे गति से होता है कि इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ना ही इसको हम महसूस कर सकते हैं। इन्हीं विकास के माध्यम से सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास होता है और नई नई प्रजातियों का विकास होते जाता है। यह प्रजाति होता क्या है? प्रजाति जो है आपस में संयोग या लैंगिक प्रजनन करने की क्षमता रखने वाले जीवों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। इसके पश्चात देखते हैं जीवों के विकास में आवास तथा उसका प्रभाव। यहाँ पर जो है आवास से तात्पर्य होता है किसी जीवों के रहने का स्थान, जहाँ पर वो अपना संपूर्ण दैनिक गतिविधि संपन्न करती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उस स्थान को उन जीवों का आवास कहते हैं। यदि किसी आवास में पर्याप्त संसाधन होते हैं, संसाधन का अर्थ होता है वो भोजन हो सकता है, उनके प्रजनन का स्थान हो सकता है, उनका रहने का स्थान, हवा, पानी, मृदा, ये सभी जितने अधिक मात्रा में होंगे तो वहाँ पर रहने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि उतने ही अधिक तेजी से
होने लगेगी। यदि किसी जीव की जनसंख्या उस स्थान विशेष में अधिक हो जाती है तो उन जीवों के मध्य संघर्ष भी बढ़ते जाता है और वे जीव भोजन प्रजनन के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जिससे कुछ जीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और जो जीव प्रभावी होते हैं वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से किसी स्थान में जीवों की संख्या जो होता है हमेशा नियंत्रित रहता है। इसके पश्चात बीगल का सफ़र और डार्विन के अनुभव के बारे में देखते हैं। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका जन्म 12 फरवरी सन 1809 में इंग्लैंड के ब्रूसबरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी चार्ल्स वारिंग डार्विन एक चिकित्सक थे और ब्रूसबरी नामक स्थान में ही डार्विन की स्कूली शिक्षा पूरी हुई। तत्पश्चात सन 1825 में डार्विन के औषधि विज्ञान की शिक्षा हेतु उन्हें एडिनबर्ग के औषधि स्कूल में दाखिला कराया गया, लेकिन डार्विन की रुचि औषधि विज्ञान में न होने के कारण वह स्कूल उन्होंने 2 वर्ष में ही छोड़ दी। तत्पश्चात सन 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी समय जो है वहाँ के वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर हेंसलो के साथ उनकी पहचान हुई। उसी समय जो है वहाँ की सरकार ने डॉक्टर हेंसलो को अध्ययन के लिए समुद्री यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने यह भी सुझाया कि वह अपने साथ एक युवा वैज्ञानिक को अपने साथ ले जा सकते हैं। तत्पश्चात डॉक्टर हेंसलो ने अपने साथ जाने हेतु डार्विन को चुनाव किया और हेंसलो ने 27 दिसंबर 1831 को डार्विन के साथ, किसके साथ? डार्विन के साथ ब्रिटिश सरकार की विश्व सर्वेक्षण जहाज, जिसका नाम है HMS बीगल, एक पानी जहाज का नाम है HMS बीगल, से अपनी समुद्री यात्रा का प्रारंभ किया। इस समय जो है डार्विन की उम्र कितने साल थी? सिर्फ कितने वर्ष थी? 22 वर्ष थी। डार्विन की उम्र कितना साल थी इस समय? सिर्फ 22 साल थी। तत्पश्चात 5 साल बाद जो है 2 अक्टूबर सन 1836 में अपनी यात्रा डार्विन वापस लौटे। इस यात्रा के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं, चट्टानों, जीवाश्मों के नमूने एकत्रित किए और उनका आने के पश्चात विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ किया। और उन्होंने जो है उस यात्रा के दौरान जितने भी अनुभव प्राप्त किए थे उसका विवरण जो है अपने प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास और एक प्राकृतिक वैज्ञानिक का समुद्र द्वारा विश्व की सैर नामक इन 2 पुस्तकों में संपूर्ण विवरण लिखा। इस समय जो है डार्विन ने अपना 2 योगदान दिया था। उन्होंने जो है सबसे पहला योगदान था उन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे अमान्य कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद दिया, जिसमें उन्होंने जीवों के विकास को उदाहरण सहित समझाया। इसके पश्चात देखते हैं डार्विन के अवलोकन। डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान बहुत सारे अवलोकन किए, जिसके माध्यम से जीवों के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सहायता मिली। उन्होंने जो है समुद्र के बहुत सारे नमूना लिए, अर्थात समुद्र के पानी का उन्होंने नमूना लिया और उस नमूने में उन्होंने बहुत सारे जीवों को देखा जिसमें खाने और खाए जाने की खाद्य श्रृंखला पाया गया। अर्थात कुछ जीव जो है उसमें ऐसे जीव थे जो दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को उन्होंने देखा। इसी प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में भी देखा था। अर्थात
वहाँ पर भी इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ पाई गई। और उन्होंने यह सुझाया कि जो जीव उस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वही जीव आगे जीवित रहते हैं, और जो जीव उस भौगोलिक वातावरण में अपने आप को नहीं डाल सकती वो जीव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और उन्होंने दक्षिण अमेरिका की ऊंची पहाड़ों पर समुद्री जीवों के क्या देखे थे, जीवाश्म देखे थे। और उसी समय उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप का अनुभव किया और समुद्र का पानी लगभग 3 मीटर ऊपर तक आया। इससे उन्होंने यह अनुमान लगाया, यह अवलोकन किया कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। तत्पश्चात जो है उन्होंने विशालकाय बहुत बड़े जो है विलुप्त हो चुके स्तनधारी और सरीसृपों के जीवाश्म मिले, और उन्होंने देखा कि पूर्व में पाए जाने वाले जीवों और वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों में अंतरों के साथ बहुत सारे लक्षण जो है समान होते हैं। अर्थात पृथ्वी की जो सतह है उसमें परिवर्तन के साथ साथ जीवों की संरचना, उनके लक्षण, आकार आदि में भी परिवर्तन आ रहे हैं। अब देखते हैं गालापागोस द्वीप समूह में डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। डॉक्टर हेंसलो और डार्विन ने अपनी यात्रा इंग्लैंड से होते हुए बहुत से महाद्वीपों से होते हुए उन्होंने कहाँ पहुँचे थे, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समीप उन्होंने छोटे छोटे द्वीप समूह को देखा जिसका नाम क्या था, गालापागोस द्वीप समूह, जो प्रशांत सागर महासागर में स्थित है। यह जो द्वीप समूह है यह लगभग 21 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसमें 13 बड़े द्वीप और 6 छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। लेकिन डार्विन ने यहाँ लगभग 13 द्वीपों पर अलग अलग प्रकार के जीवों का, वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की मृदा का, सबका उन्होंने सैंपल लिया और उसका अध्ययन किया। इन गालापागोस द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से बना है। किसके फटने से बना है? ज्वालामुखी के फटने से बना है। अब देखते हैं कि इन द्वीप समूह का नाम गालापागोस ही क्यों पड़ा। गालापागो एक शब्द है जिसका मतलब स्पेनिश में क्या होता है, काठी होता है। क्या होता है? काठी। इन द्वीप समूहों में लगभग 200 क्या पाए जाते थे, विशालकाय कछुआ पाए जाते थे। इन कछुओं का जो कवच होता था, ऊपरी कवच, वो स्पेनिश काठी के की तरह दिखाई देता था। इसीलिए जो है यहाँ पर पाए जाने, इन द्वीपों पर पाए जाने वाले विशालकाय कछुओं को गालापागोस कछुआ कहा गया। और जो कछुआ यहाँ पर पाए जाते थे, इन द्वीपों में पाए जाते थे, वे इसके अलावा किसी अन्य द्वीपों या महाद्वीपों में नहीं पाए जाते थे। इसीलिए इन द्वीप समूहों का नाम गालापागोस द्वीप समूह रखा गया। यहाँ पर कुल 21 छोटे बड़े द्वीप हैं और यहाँ पर जो है 13 बड़े द्वीप, 6 छोटे द्वीप और छोटे छोटे द्वीपों के मिलने से यह गालापागोस द्वीप समूह बना है। यहाँ पर अध्ययन के दौरान डार्विन ने पिंच की अनेक प्रजातियों को देखा। अर्थात पिंच जो है उनके वहाँ पर उपस्थित अलग अलग द्वीपों की भोजन में विविधता के आधार पर अपने आप को परिवर्तित किए थे। अर्थात उन पिंचों को उन्होंने देखा तो उनके चोंच एवं उनके पंख में विभिन्नताएं दिखाई दी। अर्थात उनके चोंच के आकार में और पंखों के रंग में ही विभिन्नताएं दिखाई दी, अर्थात अंतर दिखाई दिए। अलग अलग द्वीपों में जो है, कुछ द्वीपों में जो है फल खाने वाले पिंच, कुछ में कीड़े खाने वाले, कुछ में कठोर बीज को खाने वाले, तत्पश्चात कुछ में पौधों की कलिकाओं को खाने वाले पिंच की प्रजातियां दिखाई दी। यह जो सभी पिंच थे,
इसी प्रकार की पिंच की प्रजाति को डार्विन ने दक्षिण अमेरिका में भी उन्होंने देखा था। अर्थात उन्होंने इसके पश्चात यह अनुमान लगाया कि दक्षिण अमेरिका के समीप स्थित इक्वेडोर नामक देश से ही उड़कर एक पिंच की पक्षी यहाँ पर इस महाद्वीप में आई होगी। तत्पश्चात भोजन की खोज के लिए यह पिंच पक्षी अलग अलग महाद्वीपों में चले गए होंगे। तत्पश्चात ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, जिसके कारण वहाँ पर उपस्थित भोजन के प्रति उनकी चोंच में वेरिएशन आए होंगे, बदलाव आए होंगे। तत्पश्चात ये पिंच के पक्षी जो है एक दूसरे भिन्नतः अलग प्रजाति से प्रतीत होते थे, लेकिन इनके पूर्वज कहाँ से आए थे? पिंच पक्षी इक्वेडोर नामक देश से आए थे। इसलिए इन पिंच की पक्षियों को डार्विन की पिंचेस के नाम से भी जाने जाते हैं। यह पिंच जो है जियोस्पिगी वंश के थे। जो इन द्वीप समूह में जो 13 से 15 पिंच पक्षियों का डार्विन ने अध्ययन किया था, वो कौन से वंश के थे? जियोस्पिगी वंश के थे। इसके पश्चात जो है डार्विन की समुद्री यात्रा के पश्चात लगभग 20 साल बाद अल्फ्रेड रसेल वेलेस नामक वैज्ञानिक ने इसी प्रकार की समुद्री अध्ययन यात्रा पर निकले थे। अर्थात अध्ययन हेतु समुद्री यात्रा पर निकले और उन्होंने इसी प्रकार की द्वीपों में अनेक प्रकार की तितलियों की प्रजातियों का अध्ययन किया था। अर्थात इस मेरा कहने का मतलब है डार्विन ने किन पक्षियों का अध्ययन किया था? पिंच पक्षियाँ, जो कौन से वंश की थी? जियोस्पिगी वंश की थी। और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने किन का अध्ययन किया था? तितलियों का, मुख्य रूप से तितलियों का। लेकिन उन्होंने भी स्तनधारियों का अध्ययन किया था, लेकिन मुख्य रूप से किन का अध्ययन किया था? तितलियों का अध्ययन किया था। उसी पश्चात जो है डार्विन ने इन सभी अध्ययनों का विवरण अपने एक पुस्तक जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास में पूरा उसका विवरण ब्यौरा दिया। तत्पश्चात उसी समय डार्विन के जीवों के विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन करते समय ही अल्फ्रेड रसेल वेलेस नामक वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक उनके लेख को डार्विन के पास भेजा और डार्विन ने देखा कि अल्फ्रेड रसेल वेलेस और डार्विन के बहुत से अवलोकन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए डार्विन ने अपनी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में संयुक्त रूप से अल्फ्रेड रसेल वेलेस और डार्विन दोनों के विचार का वर्णन किया और उसका प्रकाशन सन 1859 में हुआ। इसके बाद देखते हैं सजाति लक्षण एवं समृद्धि लक्षण। सजाति लक्षण को अंग्रेजी में हम होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं तथा समृद्धि लक्षण को हम अंग्रेजी में एनालोगस कैरेक्टर कहते हैं। देखते हैं इसका अंतर क्या होता है। सजाति लक्षण और समृद्धि लक्षण, होमोलोगस कैरेक्टर एंड एनालोगस कैरेक्टर। सजाति लक्षण क्या होता है? जंतुओं के वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग और ऐसे लक्षणों को हम समजात लक्षण कहते हैं और अंगों की ऐसे समानता को हम समजातता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेंढक का अग्रपाद और चमगादड़ के पंख, मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद। उसके बाद देखते हैं समृद्धि लक्षण। जंतुओं के वे अंग जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु एक समान कार्य को करते हैं, अर्थात कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के समानता को हम क्या कहते हैं? समृद्धि। समानता वाले अंगों को क्या कहते हैं? समृद्धि अंग और ऐसे लक्षणों को हम समृद्धि लक्षण कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर देखते हैं तितलियों के पंख, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख। तो चलो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले सजातीय लक्षण के उदाहरण देखते हैं। जंतुओं के वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में उनकी उत्पत्ति एक जैसे होती है। किनकी किनकी? मेंढक का अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूणी अवस्था में एक ही जैसे होती है। और इन अंगों की जो है रचना भी कैसे होती है? एक ही जैसे होती है। जैसे मेंढक के अग्रपाद में ह्यूमेरस होता है, उसके बाद मेंढक के अग्रपाद में उसके बाद रेडियस अल्ना होता है, उसके बाद कार्पल्स होता है, उसके बाद मेटाकार्पल्स होता है, उसके बाद फेलेंजस जिसको अंगुल्यस्थियाँ भी कहते हैं। उसी प्रकार चमगादड़ के पंख में भी सभी हड्डियाँ होती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के हाथ में, जैसे हम इसको कहते हैं ह्यूमेरस, यहाँ पर पाया जाता है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस बड़ी हड्डी होती है, अल्ना एक छोटी हड्डी होती है। उसके बाद होता है कार्पल्स, मेटाकार्पल और ये होता है हमारा फेलेंजस, अंगुली अस्थियाँ, अंगुलियों की अस्थियाँ। ये सभी जो हड्डियाँ होती है ये सभी जीवों के अग्रपाद या फिर इनके पंखों में भी पाया जाता है। इसलिए इन जीवों के जो अंग हैं वो रचना एवं उत्पत्ति में कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन ये कार्य कैसे करते हैं? अलग अलग करते हैं। जैसे मेंढक का अग्रपाद कूदने में काम आता है, उसी प्रकार चमगादड़ के पंख किसमें काम आता है? क्या काम आता है? उड़ने का काम करता है। मनुष्य का हाथ पकड़ने का काम करता है। घोड़े का अग्रपाद दौड़ने का काम करता है। सभी का ये सभी जीवों के अंग जो है कार्य कैसे करते हैं? अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी रचना एवं भ्रूणी उत्पत्ति कैसे होती है? एक जैसे होती है। ऐसे लक्षण को हम कौन सा लक्षण कहते हैं? समजात लक्षण कहते हैं। ओके, तो अब चलते हैं समृद्धि लक्षण के उदाहरण की ओर। समृद्धि लक्षण वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य कैसे करते हैं? समान करते हैं। देखते हैं तितली के पंख। तितली के पंख को आप लोगों ने देखा होगा। तितली के पंख में ये किसी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती। उनकी रचना को देखेंगे तो तितली के पंख किसके बने होते हैं? सिर्फ काइटिन के बने होते हैं। किसके? एक झिल्लीदार काइटिन के बने होते हैं। और जो पक्षियों के पंख होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये अग्रपाद के रूपांतरण से बने होते हैं। और इसमें इस प्रकार ये अग्रपाद के रूपांतरण से पंख में रूपांतरण से होता है। उसी प्रकार से चमगादड़ के पंख किससे बनते हैं? उनके अग्रपाद के अंगुलियों में उनकी त्वचा का फैलाव होने से होता है, जिसको हम पेटेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेजियम। और जो होता है तितली के पंख काइटिन से बना होता है। पक्षियों के पंख अग्रपाद के रूपांतरण से बनता है। किसके रूपांतरण से बनता है? अग्रपाद के रूपांतरण से पंख बनता है। चमगादड़ के पंख किससे बनते हैं? अंगुलियों में, तो किसके चढ़ने से? त्वचा। अंगुलियों में किसके चढ़ जाने से? त्वचा के चढ़ जाने से एक पतली चादर सी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेटेजियम कहते हैं। अर्थात तितलियों की पंख का कार्य ये कैसे? अलग अलग चीज़ों से बना है। अर्थात इनकी रचना अलग अलग है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है, लेकिन कार्य कैसे करेंगे? ये समान करेंगे। देखते हैं तितली के पंख का कार्य क्या होता है? उड़ने का काम करता है। पक्षियों के पंख का काम क्या होता है? उड़ने का होता है। चमगादड़ के पंख का कार्य क्या होता है? उड़ने का होता है। अर्थात ये उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं, किंतु इनका कार्य एक समान होता है। ऐसे लक्षणों को हम क्या लक्षण कहते हैं? समृद्धि लक्षण कहते हैं। तो धन्यवाद। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।